हाय एवरीवन। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और इसका टाइटल है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर का हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हम आज पढ़ेंगे अदर फ्रीडम टॉपिक से। यू कैन सी दैट अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर आर सम राइट्स एज वेल। दीज राइट्स हाउएवर एब्सोल्यूट नहीं है। हर एक जो राइट्स है इन पे रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज्ड है, और ये रेस्ट्रिक्शन किसने इम्पोज किया हुआ है? गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी। फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। Government may impose restrictions in certain areas, declaring the assembly of 5 or more persons unlawful. Such power can easily be misused by the administration. Genuine protest against an act or policy of government by the people may be denied. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ हमारी राइट्स है, राइट टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ पे ये इन पे भी कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। अगर हमारी जो फ्रीडम है इनसे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में पीस ख़राब हो रही है, मोरालिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा सकती है। ठीक है, अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के एक्ट के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ, तो ये भी डिनाई इसकी परमिशन भी डिनाई की जा सकती है अगर लगा है कि इससे यहाँ पे जो हार्मनी है वो कहीं ना कहीं सफ़र होगी। However, if the people are aware and vigilant in regard to their rights and choose to protest against such acts of administration, इस तरह का जो मिसयूज है वो रेयर होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इटसेल्फ कुछ मेंबर ने एक्सप्रेस किया है अपना डिससेटिस्फैक्शन अबाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक कार्टून है एंड सोमनाथ लाहिरी जी कह रही है, I feel that many of these fundamental rights have been framed from the point of view of police constable। ये कह रहे कि मुझे लग रहा है कि ये जो राइट्स है ये पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम है। यू विल फाइंड दैट वेरी मिनिमम राइट्स हैव बीन कंसीडर्ड एंड आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फॉलोड बाय प्रोविजो। Almost every article is followed by a proviso which takes away the right almost completely. So what should be our conception of fundamental rights? We want to incorporate every one of these rights which our people want to get। इनका ये कहने का मतलब है कि कुछ राइट्स है, राइट्स भी हैं, उसके साथ रेस्ट्रिक्शंस भी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो राइट्स है ये एक कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है। सो राइट्स ऑफ एक्यूज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एश्योर करता है कि अगर एक पर्सन बहुत ही ऑफेंसेस के साथ एक्यूज हुआ है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिले। वी ऑफन टेंड टू बिलीव दैट एनीवन हु इज चार्ज विद सम ऑफेंसेस गिल्टी। हमें भी ये लगता है, जैसे पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया है तो हमें ये लगता है कि ओके वो गिल्टी होगा इसलिए ही उसको अरेस्ट किया है, बट ऐसा नहीं है। अरेस्ट होने के बाद भी बहुत सारे एविडेंस, अगर वाकई में वो गिल्टी है तो एविडेंस उसके खिलाफ ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, अगर एविडेंस नहीं मिलते हैं तो हम उसको, पर्सन को जो एक्यूज्ड है उसको गिल्टी नहीं ठहरा सकते। However, no one is guilty unless the court has found that person guilty of an offense. It is also necessary that a person accused of any crime should get adequate opportunity ताकि वो अपने लिए डिफेंड कर सके। To ensure a fair trials in court, Constitution has provided 3 rights। आपका ट्रायल फेयर हो तो इसके लिए भी आपको 3 राइट्स है। जैसे नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन 1। उसको अगर उसने ऑफेंस किया है तो एक से ज़्यादा बार उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। नो लॉ शेल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। अगर पिछली डेट में कोई एक्शन उसने किया है तो उसको इलीगल नहीं ठहराया जाएगा। नो पर्सन शेल बी आस्क टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसको अपने ही अगेंस्ट या फिर अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ वो एविडेंस नहीं
उसको पूछा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हमारी कंट्री में बिलियंस ऑफ पीपल है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, डिप्राइव्ड है, इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है और ये ह्यूमन बीइंग ही करते हैं ह्यूमन बीइंग का एक्सप्लॉइटेशन। एक तरह की जो फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन जो हमारी कंट्री में है वो है बेगार, जिसको हम फोर्स लेबर भी बोलते हैं, मतलब बेगार करा लेते हैं बिना पेमेंट के। दूसरा क्लोजली रिलेटेड फॉर्म जो एक्सप्लॉइटेशन का है तो इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग and using them as slaves. Both of these are prohibited under the constitution में इनको prohibit किया गया है। So forced labor was imposed by landlords, money lenders and other wealthy person in the past. Some form of bonded labor still अभी भी हमारे देश में है, especially in brick in work. It has now been declared a crime and it is punishable. Name the fundamental rights whose violation is depicted in this photograph. ये photograph है and आपको एक फंडामेंटल राइट बतानी है जिसमें इसका डेप्रिवेशन है। राइट टू एजुकेशन यहाँ पे है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड करता है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का जिनकी एज 14 साल से कम है डेंजर जॉब्स में, जैसे वो बच्चे फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते, माइंस में काम नहीं कर सकते। विद चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बिकम मोर मीनिंगफुल। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर किसी के पास आज़ादी है कि वो अपनी रिलीजन को चूज़ करे, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करे। So यहाँ पे this freedom is considered as a hallmark of democracy. Historically, there were rulers and emperors in different parts of the world who did not allow residents of their countries to enjoy the right to freedom of religion. Person following a religion different from that of ruler were either persecuted or forced to convert to the official religion of the ruler. Therefore democracy ने हमेशा से incorporate किया है freedom to follow the religion of one's choice as one of its basic principles. Freedom of faith and worship. India में everyone is free to choose a religion and practice that religion. Freedom of religion also includes the freedom of conscience. This means that a person may choose any religion or may choose not to follow any religion. मेरी मर्जी है मैं किसी रिलीजन को फॉलो करूं, सारे रिलीजन को फॉलो करूं या किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करूं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स करता है फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन in order to protect public order, morality and health. This means that freedom of religion is not an unlimited right नहीं है। गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर्स में for rooting out certain social evils. अगर उस रिलीजन में कुछ सोशल इविल्स है उनको रूट आउट करने में, जैसे सती प्रथा पहले प्रैक्टिस की जाती थी अब उस पे बैन है बिकॉज इट इज अगेंस्ट दी ह्यूमैनिटी। फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट यहाँ पे सती की बात आ गई है, बाइगेमी की बात आ गई है और फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात आ गई है। इस तरह के जो रेस्ट्रिक्शन है हम उनको such restriction cannot be opposed in the name of interference in right to freedom of religion. अगर हम इस तरह रेस्ट्रिक्ट कर रही है गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो रिलीजन के नाम से फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आप रिलीजन को प्रैक्टिस करो, बट आप ऐसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन मत मांगो जिससे ह्यूमैनिटी शर्मसार हो जाए, राइट। सो लिमिटेशन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशंस बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सीक्स टू रेस्ट्रिक्ट सम एक्टिविटीज ऑफ एनी रिलीजियस ग्रुप. पीपल ऑफ दैट रिलीजन फील दैट दिस इंटरफेरेंस इज देयर रिलीजन. उनको लगता है कि ये हमारे रिलीजन में इंटरफेरेंस कर रही हैं. Freedom of religion become a matter of political controversy for yet another reason. कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन. इसका मतलब है persuading people to
to convert from one religion to another. However, some people resent conversions on the ground that these are based on intimidation or इंड्यूसमेंट. कह रहे हैं कि ये जो कन्वर्ट जो करते हैं लोग, वो उनको इंटिमिडेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन. ऐसा नहीं है कि आप किसी का फोर्सिबल कन्वर्जन करा लो. इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड thus attract others to it. फिर आता है इक्वालिटी ऑफ religions. Being a country which is home to several religions, it is necessary that government को extend करना है equal treatment to different religions. Negatively, it means that government favor नहीं करेगी किसी भी particular religion को. India does not have any official religion. We don't have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public officials. We have also seen that under the right to equality there is a guarantee that government discriminate नहीं करेगी religion के basis पे employment को देने में. Institution run by the state will not preach any religion or give religious education, nor will they favor person of any religion. Objective of these provision is to sustain and nurture the principle of secularism. फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट. जब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की, सो डाइवर्सिटी की इमेज हमारे माइंड में आती है. इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ मोनोलिथिक सोसाइटी जो सिर्फ एक ही तरह का कल्चर प्रैक्टिस करते हों, रिलीजन. वी आर अ सोसाइटी दैट हैज़ वास्ट डाइवर्सिटी. इन सच अ सोसाइटी दैट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, there would be social section which are small in numbers compared to some other groups. If a group is in minority, will it have to adopt the culture of majority? So हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बिलीव करता है कि डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है. देयरफॉर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज द राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर. माइनॉरिटी के पास भी इतनी राइट दी गई है कि वो अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन अपॉन रिलीजन. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है, कल्चरल माइनॉरिटीज भी है. इस प्रोविजंस में उनको भी इंक्लूड किया गया है. माइनॉरिटीज आर ए ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कॉमन लैंग्वेज होता है, कॉमन रिलीजन होता है एक पर्टिकुलर पार्ट में कंट्री के, या फिर इन द कंट्री एज अ होल. दे आर आउटनंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शन. Such communities have culture, language and a script of their own and have the right to conserve and develop these. All minorities, religious और linguistic, set up कर सकते हैं अपनी education institution को. By doing so, ये preserve कर सकते हैं and develop कर सकते हैं अपना खुद का culture. Government will not, while granting aid to education institution, discriminate against any education institution on the basis that it is under the management of minority community. अब यहाँ पे आता है कि सरदार हुकुम सिंह क्या कहते हैं. Heavy responsibility would be cast on the majority to see that in fact the minorities secure feel करे. Only safety for the minority lies in secular state. It pays them to be nationalist. Majority community should not boast of their national outlook. They should try to place themselves in the position of the minorities and try to appreciate their fears. All demands for safeguards are the products of those fears that the minorities have in their minds as regards their language, their script, also about the services. Right to constitutional remedies. One would agree that our constitution contain a very impressive list of fundamental rights. Constitution में fundamental right की list है, but merely writing down a list of right is not enough. लेकिन क्या सिर्फ ये जो list of right है इनको सिर्फ लिख देना ही enough है? There has to be a way through which they could be realized in practice and defended against any attack on these rights. एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जहाँ पे हम इनको रियलाइज़ कर सके, इनको प्रैक्टिस में रियलाइज़ कर सके कि हाँ हमारी फंडामेंटल राइट्स है, हमें कुछ आज़ादियाँ, कुछ राइट्स दी गई हैं, और अगर हमारी इन जो राइट्स है, इन अधिकारों पे कोई आँच आ रही है तो हम डिफेंड भी कर सकते हैं. Right to constitutional remedies is the means through which this is to be achieved. Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as heart and soul of the constitution. Constitutional remedies क्या है?
ये हार्ट है और सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज सो बिकॉज दिस राइट गिव्स अ सिटीजन द राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. जा सकते हैं भाई, अगर हमारे अधिकारों पे हमें प्रैक्टिस नहीं किए जा रहे हैं अपनी राइट, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं ताकि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है वो रिस्टोर हो सके अगर उनका वायलेशन हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव्स डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट. इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, कि ये लोग ऑर्डर इशू कर सकते हैं एंड डायरेक्टिव्स भी दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि भाई आपको इनका इन्फोर्समेंट करना चाहिए. कोर्ट इशू कर सकता है वेरियस स्पेशल ऑर्डर, जिसको हम रिट्स बोलते हैं. रिट्स क्या होता है? स्पेशल ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हेबियस कॉर्पस है. हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसको कोर्ट के सामने आप लेके आओ. इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्टरी. अगर कोर्ट को लगता है कि जिस इंसान को अरेस्ट किया है उसको जिस आधार पे अरेस्ट किया है वो सही नहीं है, लॉफुल नहीं है या फिर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उसको आदेश दे सकता है कि भाई आप इसको फ्री कर दो. ये होता है हैबियस कॉर्पस. सेकेंड वन इज मैंडेमस. दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट एक पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयर बाय इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर कोर्ट को लगता है कि एक ऑफिसर है, ऑफिस होल्डर है, वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उस पे ये इशू किया जा सकता है मैंडेमस. प्रोहिबिशन क्या होता है? ये रिट जब इशू होता है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जब ये हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है, और जब लोअर कोर्ट ने कंसिडर किया है एक केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, उनके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जा रहा है. फिर आता है फोर्थ वन इज क्यो वारंटो. अगर कोर्ट को लगता है कि पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट एंटाइटल नहीं है इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तो रिट ऑफ को वारंटो इशू कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट कर सकता है उसको, दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर. सर्टियोररी. इस रिट के अंदर कोर्ट ऑर्डर करता है लोअर कोर्ट को या फिर दूसरी अथॉरिटी को कि आप ट्रांसफ़र करो अगर कोई मैटर है जो पेंडिंग हो रहा है इसको हायर अथॉरिटी में या फिर हायर कोर्ट में. अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी बहुत सारे अदर मैकेनिज्म्स भी हैं जो क्रिएट हुई हैं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. यू हैव हर्ड अबाउट द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन विमेन एंड नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट्स. सो दीज इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट करता है विमेन की राइट्स, माइनॉरिटीज और दलित्स की राइट्स. बिसाइड्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ ऑल्सो बीन एस्टेब्लिश्ड बाय आ लॉ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड अदर काइंड्स ऑफ राइट्स. तो कौन सा है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखते हैं. रियल टेस्ट ऑफ द राइट्स गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज इन देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट तो दे दी है बट हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. पुअर, इलिटरेट एंड द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स. इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स have been working as watchdogs against the violation of the rights. People Union for Democratic Rights and People Union for Civil Liberties. In this background, government has established in 1993 an institution, National Human Rights Commission. तो 1993 में ये बनाया था. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इंडिया के फॉर्मर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस होते हैं, एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, एंड 2 other members who have knowledge
एंड अ हाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। ये होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, फॉर्मर चीफ जस्टिस, एंड हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड 2 अदर मेंबर और होते हैं जिनको नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। कमीशन का फंक्शन इंक्लूड करता है इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव, अपने इनिशिएटिव पे ही इंक्वायरी करती है कमीशन, और एक पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट, एक पिटीशन जो यहाँ पे डाली है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे एक विक्टिम ने इनटू कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, विजिट to jails to study the condition of inmates, undertaking and promoting research in the field of human rights. So commission receive करती है complaint in thousands every year, जैसे कि custodial death को लेके, custodial rape, disappearances, police accesses, failure in taking actions, indignity to women. Its most significant intervention had been on disappeared youth in Punjab and investigation and trial of Gujarat riot cases where its intervention proved effective. कमीशन के पास प्रोसिक्यूशन की पावर नहीं है, इट कैन merely make recommendation to the government or recommend to the courts to initiate proceeding based on the inquiry that it conducts. For more details, you can visit www.nhrc.nic.in. Next one आता है Directive Principle of State Policy. Makers of our constitution knew that independent India was going to face many challenges. Foremost among these was the challenge to bring about equality and well-being of all citizens. अब यहाँ पे जो पहला चैलेंज था वो क्या था कि उनको क्या करना है, इक्वालिटी करनी है एंड वेल-बीइंग करना है सारे सिटीजन्स का. They also thought that certain policy direction was required for handling these problems. At the same time, Constitution did not want future government to be bound by certain policy decision. Therefore, कुछ guidelines incorporate की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दे वर नॉट मेड लीगली एनफोर्सेबल. इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करता है पर्टिकुलर गाइडलाइन को तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी. दस दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसेबल, दैट इज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द judiciary. Those who framed our constitution thought that moral force behind these guidelines would ensure that government would take them seriously. So they expected that people would also hold the government responsible for implementing these directives. So a separate list of policy guidelines जो include की गई है हमारे constitution में, list of these guidelines is called directive principle of state policy. So directive principle क्या contain करते हैं? Chapter on directive principle list mainly 3 rights, goals and objective that we as a society should adopt. Certain rights that individuals should enjoy apart from the fundamental rights, certain policies that the government should adopt. You may get some idea of the vision of makers of our constitution by looking at some of the directive principles shown below. Government from time to time tried to give effect to some directive principle of state policy. बहुत सारे several जमींदारी abolition bills पास हुए थे. Nationalized बैंक को नेशनलाइज किया गया था. न्यूमरस फैक्ट्री लॉज को इनेक्ट किया गया था. मिनिमम वेजेस को फिक्स किया गया था. कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया था. एंड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर द uplift of the scheduled castes and scheduled tribes were made. So such efforts to give effect to the directive principle includes, for example, जैसे right to education, formation of panchayati raj institution all over the country, partial right to work under employment guarantee program and midday meal scheme. Fundamental duties भी हैं सिटीजन की. 1976 में 47th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का. Among other things, this amendment inserted a list of fundamental duties of citizen. In all, 10 duties को enumerate किया गया था. However, Constitution does not say anything about enforcing these duties. As citizen, we must abide by the Constitution, defend our country, promote करना है हमको harmony among all citizen, protect करना अपने environment को,
However, it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent or conditional upon fulfillment of duties. In this sense, the inclusion of fundamental duties has not changed the status of our fundamental rights. Now, it is estimated that there are about 3 million urban homeless India. Night shelters available नहीं है उनके लिए for more than 5% of this population. Hundreds of these are old, sick, homeless. People are killed by cold wave during winter. They cannot have ration and voting cards in the absence of any proof of residence. Without these documents, they also cannot avail government help as needy patients. Large number of these homeless people are casual workers who earn very low wages. They travel to the city in search of work from different parts of the country. You have to use these facts to write a petition to the Supreme Court of India under the right to constitutional remedies. Your petition should mention what fundamental rights are being denied to homeless in their everyday life. What kind of order would you request the Supreme Court to issue? Relationship between fundamental rights and directive principle. It is possible to see that दोनों directive principle and fundamental rights complementary है एक दूसरे के साथ. fundamental rights restrain करती है गवर्नमेंट को from doing certain things, जबकि directive principle जो है वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको कुछ पॉजिटिव चेंज लाना है सोसाइटी में फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर करता है वेल बीइंग एंटायर सोसाइटी का. हाउएवर, एट टाइम्स व्हेन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. ये प्रॉब्लम कब आई थी? जब गवर्नमेंट ने पास किए थे लॉज जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए. इन मेजर्स को अपोज किया गया था ऑन द ग्राउंड दैट राइट टू प्रॉपर्टी को इन्होंने वायलेट किया है. हाउएवर, कीपिंग इन माइंड सोसाइटल नीड्स दैट आर ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन को टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. इससे क्या हो गया, एक लॉन्ग लीगल बैटल स्टार्ट हो गई. एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ने डिफरेंट पोजीशन ले ली. गवर्नमेंट क्लेम दैट राइट्स कैन बी एब्रिज्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि हम अगर इफेक्ट हमें देना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तो अधिकारों को हम एब्रिज कर सकते हैं. दिस आर्ग्यूमेंट एज्यूम दैट राइट्स वर हिंड्रेंस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि राइट्स जो है वो हिंड्रेंस थी वेलफेयर के लिए लोगों के. ऑन द अदर हैंड, इन कोर्ट हेल्ड द व्यू दैट फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है एंड सेक्रेट है, कि हम इनको लिमिटेड नहीं कर सकते इवन फॉर पर्पसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव principle. Now let's see here what is written. Directive principle. डायरेक्टिव प्रिंसिपल के गोल्स क्या है? वेलफेयर करना है लोगों का, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. रेज करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज को, इंटरनेशनल पीस को हमें प्रमोट करना है. पॉलिसीज जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, promotion of cottage industry, prevention of slaughter of useful cattle, promotion of village panchayat. Non-justiciable rights, adequate livelihood, equal pay for equal work for men and women, right against economic exploitation, right to work, early childhood care and education to children below the age of 6 years. Behind the controversy about the relationship between rights and directive principle, there was one important reason. In Constitution, originally there was a fundamental right to acquire, possess and maintain property. But Constitution ने ये क्लियर कर दिया था कि प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है, गवर्नमेंट इसको ले सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए. 1950 से लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए जिन्होंने इस राइट को लिमिट किया, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को. दिस राइट वाज एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. फाइनली 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर पार्लियामेंट के पास पावर थी
इस राइट को एब्रिज करने की बाय एन अमेंडमेंट। 1978 में क्या होता है, 44th अमेंडमेंट आता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस राइट को रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको इनटू अ सिंपल लीगल राइट अंडर आर्टिकल 308। So what difference do you think this change of status makes to the right to property? This generated another complicated debate. This related to the amendment of the constitution. Government was saying that parliament amend कर सकती है किसी भी पार्ट को के constitution को. Court was saying that parliament amend नहीं कर सकती जो fundamental rights को violate कर रहा है. So controversy was settled by an important decision of the Supreme Court in case of Nanda Bharti case. In this case, court ने कहा था कि there are certain basic features of the constitution and हम इनको parliament इसको change नहीं कर सकता. We shall discuss this in greater detail in chapter 9 of constitution as living document. अब दलित फैमिली फाइनली गॉट सम रेस्पाइट फ्रॉम कोर्ट. ये कुछ यहाँ पे न्यूज़ है जो कि यहाँ पे दलित फैमिली फाइनली गेट सम रिस्पाइट फ्रॉम कोर्ट. तो यहाँ पे जो है दलित फैमिली एलिजिस परसिक्यूशन बाय हाई कास्ट पीपल. तो यहाँ पे उनका परसिक्यूशन हो रहा था, हाई कास्ट के लोग कर रहे थे. यहाँ पे विमेन के खिलाफ आप देख सकते हैं कुछ वायलेंस है. डायन कहकर यातना देने वालों की अब खैर नहीं. ठीक है. सो बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई तो दो बहादुर बच्चियों ने. नाउ वी हैव टू चेक आवर प्रोग्रेस. Read the main points of the Bill of Rights in South African Constitution and Directive Principle in India, which are common points in the two list. Why did the South African Constitution put these in the Bill of Rights? If you were writing the Constitution for a new country, what would you suggest? तो conclusion यही है कि in the writing of ज्योतिराव फुले, radical social reformer थे महाराष्ट्र. We find one of the earliest expression of the view that rights included both freedom and equality during the national movement. This idea of rights was further sharpened and expanded to constitutional rights. Our constitution reflected this long tradition and listed the fundamental rights since 1950. Judiciary has functioned as an important protector of rights. Judicial interpretation have expanded the scope of rights in many respects. The government and administration of our country function within this overall framework. Rights enforce limitation on the functioning of the government and ensure democratic governance of the country. So यहाँ पे ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं. हमें इन एक्सरसाइजेज को क्या करना है, सॉल्व करना है. सो इफ़ यू वांट कि ये एक्सरसाइजेज भी हम डिस्कस करें तो आई विल डू दैट इन नेक्स्ट लेक्चर. प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ keep liking my lectures and share it with your friends, and please subscribe to my channel. Thank you so much.